से मैनेज कर लेंगे। अब आवाज आ जाएगी ऑनलाइन वालों को? ठीक है। तो कुछ लोग नए भी हैं जो आज ही जुड़े हैं, कुछ लोग कल से भी जुड़े हैं, और अपनी जो बात है कि भाई कहीं ना कहीं बायोटेक जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स पे आप बेझिझक अपन जेनेटिक्स की जो बात आई है उसको पूरा तरीके से अपन अच्छे से बात करेंगे। बायोटेक छोटा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। बायोटेक डिटेल में बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको हमारे क्वेश्चंस तक ही ओरिएंट करना चाह रहे हैं, उससे आगे नहीं ले जाना चाह रहे। ठीक है ना? तो ज्यादा टेंशन मत लो, आपको फिर भी कहीं डाउट से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना? आपको फिर भी कहीं डाउट रहेगा नहीं सर डबल बता दो, बता देंगे, चिंता मत करना। ठीक है? भले 10 मिनट का हुआ, आप उसके लिए बेफिक्र रहे। तो लास्ट अपनी बात चल रही थी टिश्यू कल्चर। अच्छा, टिश्यू कल्चर में कोई डाउट था क्या? क्योंकि टिश्यू कल्चर का कोई जेनेटिक्स से डायरेक्ट रोल नहीं था। टिश्यू कल्चर में फिर भी कोई चीज होगी तो अपन एक बार वापस से मैं रिवाइज कराते हुए आता हूं, क्योंकि बायोटेक में स्टार्टिंग में हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था। बायोटेक की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी अपन ने, हिस्ट्री पढ़ी थी, और उसके कुछ टाइप्स अपन ने पढ़े थे, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरी बात अपन ने रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, बहुत इजी चीजें पढ़ी थी। ठीक है ना? अब बात आती है अपनी की टिश्यू कल्चर की। एक बार पर कोई टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ लेंगे। टिश्यू कल्चर 3 पॉइंट ही, 2-3 पॉइंट बता के मुझे खत्म करना था वैसे भी। तो क्या, अब थोड़ा सा ध्यान इधर कॉपी में देखना मत, थोड़ी देर ध्यान इधर दोगे तो याद होगा, और कहीं डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या है टिश्यू कल्चर? बड़ा शॉर्ट से पूरा जो पॉइंट्स, की पॉइंट है एग्जाम वाले, वो सारी ही बात कर लेंगे। टिश्यू कल्चर जहां पर प्लांट की सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन का इन विट्रो कल्चर करना कल्चर मीडियम पे, वही है टिश्यू कल्चर। बहुत आसान सी चीजें। तो कल्चर मीडियम लैब में है, उसमें आपने सेल्स डाली, उससे प्लांट बनाना, ये टिश्यू कल्चर। इन विट्रो क्योंकि लैब में हो रहा है। इसमें टिश्यू कल्चर के फादर की बात कर ली थी, हेबरलैंड। वर्ल्ड में, इंडिया में पीएन माहेश्वरी और टर्म, ठीक है, और टर्म देने वाले साइंटिस्ट एमटी बरू, 3 साइंटिस्ट वहां पे अपन ने याद किए। फिर टिश्यू कल्चर के लिए जो सबसे एसेंशियल है वो है टोटीपोटेंसी। ठीक है? टोटीपोटेंसी क्या होती है? एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू डेवलप कंप्लीट प्लांट, तो ये टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी के कॉन्सेप्ट दिया हेबरलैंड ने। टोटीपोटेंसी जो किससे रिलेटेड है? प्लांट सेल से। ये क्वेश्चन में कई बार देखा गया, इजी क्वेश्चन, कि टोटीपोटेंसी इज रिलेटेड टू किससे? तो प्लांट से। ठीक है? दूसरी बात,
जो हमारे को ध्यान रखनी है, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या है? पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी प्लांट पार्ट आप यूज करोगे टिश्यू कल्चर स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, उसे हम कहेंगे एक्स प्लांट। ठीक है ना? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही होगी शायद, अब वो पहले का कमेंट हुआ है, फिर भी आप बता देना। तो एक्स प्लांट हमें आसान से ध्यान रखना है, डेफिनेशन कहीं आ जाए। फिर एक और डेफिनेशन थी कैलस। जब भी आप सेल्स को, टिश्यूज को कल्चर मीडियम पे डालोगे तो कुल मिला के इसकी डेफिनेशन ये थी, ग्रुप और मास ऑफ सेल्स अनडिफरेंशिएटेड और एंड अनऑर्गेनाइज सेल्स। ऐसे ही सेल्स का ग्रुप, मास, ढेर, जो कि डिफरेंशिएट नहीं हुई है, जिनके स्ट्रक्चर, जिनके ऑर्गन्स हमें क्लियर कट पता नहीं चल रहे हैं, उसे बोलते हैं कैलस। ठीक है, ये अपने को डेफिनेशन ध्यान रखनी थी। फिर डेफिनेशन थी कल्चर मीडियम, जिसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसे ही हम कहते हैं आर्टिफिशियल मीडियम। तो कुल मिला के वो मीडियम जो मैंने पेट्री प्लेट में, टेस्ट ट्यूब में बताया, वो मीडियम जिसमें हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं वही कल्चर मीडियम, क्योंकि कल्चर कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए न्यूट्रिएंट मीडियम, और आर्टिफिशियली उसको तैयार किया गया था तो आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, अब ये मीडियम में क्या क्या चीजें होती हैं तो बहुत इजीली हमने बात करी थी। सबसे पहली बात तो हमने लिखा नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर बेस्ड मीडियम होता है, अगर इनमें होता ही है अक्सर। ठीक है, वो पर्टिकुलर है, एमएस मीडियम में एक नहीं है, हम तो कुल मिला के अगर भी होता है जो उसको सॉलिडिफाई करता है, थोड़ा सा, नहीं तो वो तो लिक्विड है, ढुल जाएगा, लेकिन हल्का सा सॉलिडिफाइड होता है अगर के कारण, जो कि एक रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, जो मैं आगे आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाऊंगा, वहां पे बताऊंगा। तो ये जो मीडियम में अगर भी हो गया, आपको विटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, कार्बन सोर्स यानी कि सुक्रोज यानी कि शुगर, जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। फिर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको क्या मिलेगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, जिनको आप कहते हो, जिसमें दो यहां पर इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, कई 4-5 प्लांट हार्मोन को डाल देगा ऑप्शन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स आर रिलेटेड टू द टिश्यू कल्चर। तो ये दो का जोड़ा याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीन एंड, भाई वो जोड़ा बना दे, जिब्रेलिक एसिड एंड इथिलीन, जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सीन, तो हमें ये दो का पेयर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीन है वो आपका रूट इनिशिएशन से रिलेटेड है, और साइटोकाइनिन है वो शूट फॉर्मेशन, और बात करें तो सेल डिवीजन से रिलेटेड भी है। ये कैलस बना उसी से बना। ठीक है, तो ये अपने को यहां पर ध्यान रखना। यानी कि एक और बात कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द कैलस। कैलस में रूट और शूट दिखेगी, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो प्लांट हार्मोन है। क्लियर है बात? ये अपन ने कल्चर मीडियम की बात करी। उसके बाद शायद अपन टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर पे थे। टाइप्स में सबसे पहला जो हमारा था सेल कल्चर। बहुत आसान सी बात है, 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन हम पूरा ही समझ लेंगे। टिश्यू कल्चर आज हमारा खत्म ही हो रहा है। तो सेल कल्चर क्या है? सेल कल्चर तो इजी सा है कि भाई कल्चर मीडियम में सेल डालो तो सेल कल्चर, टिश्यू डालो तो टिश्यू कल्चर, ऑर्गन डालो तो ऑर्गन कल्चर, यानी कि टिश्यू ऑर्गन कल्चर में भी कुछ नहीं पढ़ा हमने। एक और बात थी सस्पेंशन कल्चर। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो ये फ्री फ्लोटिंग मीडिया इसमें बोला जाएगा। सेल कल्चर इन फ्री फ्लोटिंग मीडिया इज कॉल्ड सस्पेंशन कल्चर। क्लियर से बात? इसमें और कोई ज्यादा टेंशन नहीं इन तीनों में। फिर आए थे शायद अपन एम्ब्रियो कल्चर। कोई बात नहीं, कोई सा भी जो आपने बोला। एंथर और पॉलन कल्चर की बात कर ले। पॉलन में पॉलन ग्रेन, एंथर आप जानते ही हो, एंथर जो आपके स्टेमेन जो होता है, ठीक है, उस पे एंथर आपका होता है, फिर फिलामेंट नीचे स्ट्रक्चर है। कुल मिला के ये आपका अगर पूरा स्टेमेन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोशियम जिसको कहते हो, तो ये फिलामेंट, तो ये एंथर। एंथर में क्या भरे हुए? पोलन ग्रेन्स। तो पोलन, अब मैं पोलन ग्रेन को कल्चर करूं या पूरे एंथर को कल्चर करूं, क्योंकि इसमें भी पोलन ग्रेन ही है। तो ये यहां पर हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो हैप्लॉइड सेल को जब भी कल्चर करोगे तो प्लांट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। यानी कि एंथर कल्चर और पोलन कल्चर का जो प्रैक्टिकल यूज है वो हैप्लॉइड प्लांट्स ऑब्टेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहला सक्सेसफुल एंथर कल्चर परफॉर्म करने वाले साइंटिस्ट गुहा एंड माहेश्वरी। कौन से स्पीसीज में? धतूरा इनॉक्सिया। क्लियर है? तो ये अपने को बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं, 2-3 पॉइंट में अपन ने इनको सबको खत्म किया। ठीक है, तो ये था एंथर और पॉलन कल्चर। दूसरा शायद हमने बात किया होगा मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर क्या है? मेरिस्टेम आपके अलग अलग तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जो बायो का पार्ट है, मैं यहाँ पढ़ाता भी नहीं हूं, मैं बस याद दिलाता हूं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मतलब अपेक्स पे, अपेक्स मतलब शीर्ष, दो जगह शीर्ष होगी, या तो शूट पे और
प्लांट ऐसे ग्रोथ करता है लंबाई में। तो इन दोनों में से भी जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो शूट अपेक्स, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, उसकी सेल्स को अगर आप कल्चर करते हो तो वो आपका वायरस फ्री और डिजीज फ्री प्लांट वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा है, जो पैथो में एक लाइन बोल देते हैं ना, मैं अच्छे से याद भी है। ठीक है, उसके बाद था शायद एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है? तो कुल मिला के आप एम्ब्रियो को कल्चर करना, ये कहां पे यूज होता है? देखो एक्सप्लांट तो एम्ब्रियो पता चली गया, नाम जैसा वैसा एक्सप्लांट, सभी जगह किसी का भी एक्सप्लांट पूछ ले। अब आपको अच्छा पूछ सकता है सस्पेंशन कल्चर में एक्सप्लांट क्या है, तो वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एम्ब्रियो कल्चर जो है उसका यूज है टू ओवरकम द हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स। हाइब्रिडाइजेशन करने में जो रुकावट, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको ओवरकम करना, मतलब उनको दूर करना। कैसे दूर करेंगे? तो जो हाइब्रिड आप बनाते हो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग करके आपको हाइब्रिड बनाना है, प्रैक्टिकली फिजिबल ये बहुत नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में जब एम्ब्रियो डेवलप अगर हो गया, दोनों की क्रॉसिंग से फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, अब ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, तो एम्ब्रियो को आप वहां से रेस्क्यू करके ले आओ और आप इसको डायरेक्ट कल्चर मीडियम में डालो, एम्ब्रियो से प्लांट बन जाएगा। ऐसे केस में जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉब्लम थी हाइब्रिड बनाने में, वो यहां से सॉल्व हो जाएगी। और कौन सी टेक्निक यूज करी? एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक। उसके बाद अपन ने कौन सा देखा था? प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए मैंने पहले आपको याद दिला दिया प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। सेल विदाउट सेल वॉल, शॉर्ट में ये डेफिनेशन है। स्पेशली ये हमारे काम के लिए, हम प्लांट सेल से बात करते हैं के लिए रिलेट इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी सेल जिसमें सेल वॉल है वो आपका, उसमें प्रोटोप्लास्ट आप बना सकते हो उसके सेल वॉल को हटा के। अच्छा, माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें आप बना सकते हो क्या प्रोटोप्लास्ट? माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, एमएलओ नहीं बना सकते, क्योंकि इनको बोलते हैं बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। ऐसे बैक्टीरिया जैसे स्ट्रक्चर जो सेल वॉल एब्सेंट जिनमें होती है वो माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। तो उनमें कभी भी प्रोटोप्लाज्म ऑब्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं, हटाएंगे क्या? ठीक है, तो उसको कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने जस्ट जनरल नॉलेज के लिए पूछा। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में इंपॉर्टेंट बात है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। जब भी कभी दो डिफरेंट स्पीसीज में आपको क्रॉसिंग करनी है तो उसका क्रॉसिंग नहीं करके हम तो डायरेक्टली फ्यूजन करते हैं। दो सेल से दो डिफरेंट स्पीसीज की सेल्स लेके आए, उनकी प्रोटोप्लास्ट यानी कि सेल वॉल को हटाया, बना प्रोटोप्लास्ट, दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया, इससे बोला प्रोटोप्लास्ट। इसे सोमेटिक फ्यूजन भी कह सकते हैं, इसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। आप वहां पर एक नाम और लिखो, सोमेटिक फ्यूजन, अभी आ जाए। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का एक नाम और लिखेंगे, सोमेटिक फ्यूजन लिख लो, जहां पर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन आपने लिखा है, सोमेटिक फ्यूजन उसी का नाम है। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है उसी का नाम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर हम दो डिफरेंट स्पीसीज की सेल्स से प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। और प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, कहीं भी प्रोटोप्लाज्म नहीं बोला है, ध्यान रखना, वो चीज अलग बता दी थी। बार बार क्या नाम आ रहा? प्रोटो, सुनने में कई बार जल्दबाजी में एक जैसा अपने को लगता है प्रोटोप्लास्ट की बात चल रही है। तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमेटिक फ्यूजन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर जो केमिकल जिसे हम कहते हैं फ्यूजोजन, जो फ्यूज करने में यूज हो रहा है, वो फेमस जो क्वेश्चन में आता है पीईजी, पॉली इथिलीन ग्लाइकोल, जो अच्छा क्वेश्चन में कहीं हो सकता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपना प्रोटोप्लास्ट। इसके बाद एक और बात करा सोमेटिक लास्ट था, जहां पर कोई भी प्लांट की सोमेटिक सेल से हम सोमेटिक एम्ब्रियो बना दें तो उसे कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, वो बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन में भी नहीं आता है, बट ये भी एक टिश्यू कल्चर का टाइप है। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। अब बात आई थी अपन अदर एप्लीकेशंस पे। अदर एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन जो कल हमने समझी थी, प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस लाइंस या होमोजाइगोट्स। तो होमोजाइगस लाइन जो ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए हमें टिश्यू कल्चर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर से हमें हैप्लॉइड प्लांट बनाना आता है। हम एंथर कल्चर या पोलन कल्चर से हम हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं। और हैप्लॉइड प्लांट जो है उस पर आप कोल्चिसिन स्प्रे कर दो तो उस प्लांट में जो कंडीशन बनेगी वो डबल हैप्लॉइड होगी। कैसी होगी? शॉर्ट में डीएच, कैपिटल डीएच करके लिखा जाता है, डबल हैप्लॉइड प्लांट्स बोलते हैं इनको। तो आपका यहां पर सीधा क्रोमोसोम जैसा था वैसा डबल, यानी कि अगर इसमें आपके पास ए था तो ए यानी कि दो बार ए यानी कि आपका क्या बन गया? होमोजाइगोट। यहां तक अब पीछे वालों को कोई डाउट है क्या? जो पूछ रहे थे नहीं,
आपने पूछा है तो मैं आपसे पूछूंगा, डाउट होगा तो भी क्लियर करेंगे। फिलहाल कोई डाउट? क्या पूछो। प्रोटो, हाँ, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इससे साइब्रिड अब बात कर रहे हैं ना, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक। मैंने कहा 3 पॉइंट बाकी है, उसमें साइब्रिड ही आ रहा है। ठीक है, अपन बात करते हैं। ठीक है, अदर एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन अपन ने कही प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगोट्स। दूसरी बात आती है, इन्होंने कहा तो उसी से अपन शुरू करते हैं। मेरे को 3 पॉइंट बताने थे, सेकंड पॉइंट लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइब्रिड। ध्यान से इधर देखेंगे। हाँ, सोमाक्लोनल भी पढ़ लिया अपन ने। सोमाक्लोनल वेरिएशंस क्या होती हैं? तो हमने कहा था जेनेटिक वेरिएशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से ऑब्टेन्ड प्लांट जो है उनमें कोई भी वेरिएशन, इनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है, इनमें सोमेटिक, तो इन्हें सोमाक्लोनल जेनेटिक वेरिएशन तो होगी लेकिन वो जर्मिनल सेल में नहीं होती, तो वो सोमेटिक वेरिएशन बोली जाती हैं। और सोमेटिक वेरिएशन का यूज करते हुए हम वेराइटीज जो बनाते हैं वो कहलाती हैं सोमाक्लोनल वेराइटीज। सोमाक्लोनल वेराइटीज, सोमाक्लोनल वेराइटीज के कुछ एग्जांपल्स हमने बात करें जिनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला हमने बात करा था मस्टर्ड का, यानी कि राई का, इंडियन मस्टर्ड ब्रासिका जुन्सिया का, बायो 902। इनमें हिंट 2 जगह तो अपने को मिल गया, इनके नाम में बायो आता है क्योंकि टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो बायोटेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म बायो यूज किया रखा है इन्होंने इसमें। ये अपने लिए हिंट है, इन्होंने क्या सोच के करा, हमारे लिए तो हिंट है। ठीक है, दूसरा हमने लथाइरस में बायो L212, कई बार एग्जाम में बायो 212 भी लिख देते हैं, तो ये जिसका नाम है रतन। ठीक है, ये उसकी वैरायटी है जिसमें बोआ रिड्यूस कंटेंट होता है, वो आपको आगे में ब्रीडिंग में बताऊंगा। तो उसके अलावा शुगर केन में फुले सावित्री और ओनो और फुले सावित्री। उसके अलावा आपके था स्वीट पोटेटो, स्कारलेट, और जिरेनियम में सिग्मा। ये नीचे वाली दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम तो 5 ही केस है तो 5 याद रखेंगे। सोमेटिक सेल एंड नॉर्मल सेल्स में क्या डिफरेंस है? सोमेटिक, देखो एक चीज बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट है बायो का। अब ये जरूरी नहीं कि सोमेटिक सेल हैप्लॉइड होगी या सोमेटिक सेल डिप्लॉइड होगी। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो सोमेटिक सेल का मतलब ये है, इसका हिंदी अर्थ बहुत अच्छा है, कायिक कोशिका। जो काया बनाए, जो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाए, वो सोमेटिक सेल है। आपकी फंजाई है वो हैप्लॉइड होगी, बैक्टीरिया है वो हैप्लॉइड है, तो उनमें सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल का कॉन्सेप्ट वहां नहीं आता है। ठीक है, हमारे को सोमेटिक सेल्स मैक्सिमम केसेस में मिलेगी डिप्लॉइड। हम डायरेक्टली स्टार्ट बात करते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। हम ह्यूमन खुद एनिमल्स के एनिमल किंगडम में आते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स, हमारी बॉडी जो बनी है वो सोमेटिक सेल्स, जो भी आपकी सेल उस स्पीसीज की बॉडी बनाती हैं वो सोमेटिक, काया सोमेटिक सेल। ठीक है, अब उसमें कितना क्रोमोसोम है? अगर वो 2 सेट है तो डिप्लॉइड है और 1 है तो हैप्लॉइड। तो जनरल केस में जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स है उनकी सोमेटिक सेल डिप्लॉइड होती हैं और जर्मिनल सेल हैप्लॉइड, क्योंकि जर्मिनल सेल मियोसिस से बनती है। ठीक है, तो नॉर्मली ये सेल बिना कुछ बोले अगर सेल बोल जाए, मैंने आपको एक बात बोली थी, आपको किसी स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर पूछ लिया, भाई पूछ लिया मेज का क्रोमोसोम नंबर बताओ, न हैप्लॉइड बोला न डिप्लॉइड बोला, आप मेरे से ज्यादा समझदार, आप आंसर क्या दोगे? डिप्लॉइड। जब बिना कुछ बोला नॉर्मल सेल, मतलब वो सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल जनरल केस में डिप्लॉइड होती हैं, तो उसका क्रोमोसोम नंबर हम डिप्लॉइड वाला ही बता। जब तक क्वेश्चन में जर्मिनल की बात नहीं करें तब तक हमें कभी भी हैप्लॉइड वाली बात नहीं बतानी। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना था। तो सोमेटिक वाली बात किसी ने पूछी थी। टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी इंक्लूड है क्या? स्टेरिलाइजेशन यहां पर अपन नहीं पढ़ते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। थर्ड जो है उस पे आते हैं, सबका ध्यान इधर, डेवलपमेंट ऑफ साइब्रिड्स। डेवलपमेंट ऑफ साइब्रिड्स, साइब्रिड जो है वो फुल फॉर्म, अपन इसका पूरा नाम बनाएंगे तो आसानी से याद रहेगा। साइब्रिड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। साइटोप्लाज्मिक, सोमेटिक हाइब्रिड और इसमें डिफरेंस है। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोला, ध्यान से सबका इधर सब ध्यान रखे, बहुत बड़ी आसान सी चीज है, दोनों में क्या डिफरेंस है उन्होंने बहुत अच्छे से यह चीज पूछी, कहीं ना कहीं पढ़ा है तो उन्होंने पूछा, आपको भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, नाम बना साइट और ब्रिड,
हाइब्रिड, ठीक है। उसमें और इसमें डिफरेंस तो वो तो पढ़ लिया, पहले इसकी बात करते हैं। होगा क्या कि यहां ये कहना चाह रहे हैं कि दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनके साइटोप्लाज्म को फ्यूज करना है, उनके साइटोप्लाज्म से हाइब्रिड बनाना है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया था, यहां पर हाइब्रिड को साइटोप्लाज्म को फ्यूज करना है। एक स्पीसीज की सेल दूसरी स्पीसीज की सेल दोनों के साइटोप्लाज्म को फ्यूज करना। लेकिन यहां एक बात अधूरी है कि केवल साइटोप्लाज्म से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें यह पता है कि हमें टिश्यू कल्चर के लिए एटलीस्ट कंप्लीट सेल चाहिए, टोटिपोटेंसी के लिए कंप्लीट सेल चाहिए। तो जब आप फ्यूजन करोगे तो दोनों में से किसी एक का, बिना न्यूक्लियस के इसका काम नहीं चलेगा। तो हम जब भी हाइब्रिड बनाते हैं तो एक स्पीसीज की सेल तो लेते हैं न्यूक्लिएटेड और एक ई न्यूक्लिएटेड यानी कि विदाउट न्यूक्लियस। हमें न्यूक्लियस किसी का भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें आगे कल्चर करना है तो हमें पूरी सेल बनानी होगी। दोनों का साइटोप्लाज्म ही हमें तो लेना था, लेकिन किसी एक का न्यूक्लियस हमें लेना पड़ेगा। किसका लेना है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है, क्या है इसको अपन 2 लाइन में लिखते हैं, फिर आपको और क्लियर करते हैं, मेरे साथ नोट करेंगे। नॉन न्यूक्लिएटेड को ई न्यूक्लिएटेड भी बोला जा सकता है। ई न्यूक्लिएटेड बोल देना मतलब वहां से न्यूक्लियस उसमें नहीं है, ठीक है ना, तो वो नाम भी कभी यूज हो जाए। इसको क्लियर करके फिर उससे और कंपेयर कर लेंगे अपन। कहीं पढ़ने में दिक्कत आए तो पूछ लेना। बिल्कुल, इसको दोबारा बता रहा हूं, एक बार लिख लें आप। सबने कर लिया क्या नोट? देखो ध्यान से इधर, अब बहुत आसान सी बात है, यहां पर नाम को, शब्दों को तोड़ेंगे, आसान सी बात। हाइब्रिड, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, यानी कि ऐसा हाइब्रिड जो दो स्पीसीज के, जब भी हाइब्रिड हम नॉर्मली बना रहे हैं इंटरवेराइटल तो क्रॉसिंग से ही बना देंगे। हमें जरूरत इन टेक्निक्स के कहां पड़ रही है, जब आप इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक की बात कर रहे हो। ये वाला पूरा आप रीडिंग में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है ना। तो जब भी आपको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करना है, दो स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो आपको हाइब्रिड बनाना है। हाइब्रिड बनाना है तो दोनों के सेल्स को फ्यूज करना है। पहले आपने प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया, इस बार आप दोनों के साइटोप्लास्ट को फ्यूज करना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर हमारा इंपोर्टेंट जो हमारा टारगेट है वो क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं। बोले सर साइटोप्लाज्म को फ्यूज करके हम चाह क्या रहे हैं, इंपोर्टेंट जीन तो सब न्यूक्लियस में पड़े हैं, तो फिर क्यों साइटोप्लाज्म? कुछ जीन्स जो होते हैं जिन्हें साइटोप्लाज्मिक जीन्स कहते हैं, प्लाज्मा जीन्स कहते हैं, वो आपके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो कोई बताएगा साइटोप्लाज्म में जीन कहां होते हैं? कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल हैं, यानी कि खुद के पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इनका होता है। तो जब डीएनए है तो जीन भी होगा, डीएनए तो जीन भी होगा, और ये दोनों सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस में नहीं है, साइटोप्लाज्म में है। तो इसलिए दोनों को एक जनरल टर्म बोलते हुए इनके जीन्स को, इनके डीएनए को साइटोप्लाज्मिक डीएनए या साइटोप्लाज्मिक जीन बोला जाता है।
तो जब भी साइटोजीन प्लाज्मा जीन बोला जाए सीधा ही वो जीन वो डीएनए जो कहां प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम ऐसा चाहते हैं कि जो इनके साइटोप्लाज्म में जीन है उनको हम हाइब्रिड में लाना चाहते हैं। ये मैंने यूज बताया, बाकी हमारे को इस पॉइंट से उसको डिटेल में हमें जरूरत नहीं थी, बट हमने वहां से समझे कि साइटोप्लाज्मिक जीन कहां होते हैं। वैसे सेल बायो में वो बात बता देते हैं, ठीक है। अब बात आई कि यहां पर नाम में ही है साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, हाइब्रिड बनाना है लेकिन क्या फ्यूज करके बनाना है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, इसका भी साइटोप्लाज्म लिया, इसका भी लिया। मैं तो दोनों का साइटोप्लाज्म ही लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे किसी एक का न्यूक्लियस लेना पड़ा क्योंकि मुझे पूरी सेल बनानी है। तो किसी एक का न्यूक्लियस लिया तो एक का ले लिया, दूसरे का नहीं लिया। हमें तो केवल एक न्यूक्लियस चाहिए था, इसका लेंगे इसका ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड को इन्यूक्लिएटेड भी लिख सकता है, ध्यान रखना। तो इसके डेफिनेशन बना दी, क्या बनाई, ऐसी डेफिनेशन भी एग्जाम में यूज हो चुकी है, हाइब्रिड ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू स्पीसीज, क्लियर है बात, एंड न्यूक्लियस ऑफ वन। किसी एक स्पीसीज का न्यूक्लियस भी आपको लेना पड़ेगा, केवल इतनी सी बात बोलेंगे तो वो अधूरी है। किसी को डाउट अब अच्छा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, वहां पर फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट का, यहां पर फ्यूजन साइटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस ऑलरेडी इंक्लूडेड था तो हमें अलग से न्यूक्लियस के लिए नहीं बोलना पड़ा, या केवल साइटोप्लास्ट हम बोल रहे थे इसलिए हमें साथ में न्यूक्लियस की बात को बताना पड़ा। अब क्लियर हुआ डाउट, ठीक है ना। कोई ऐसा जो आपने पढ़ा नहीं सर हमने कुछ और पढ़ा, ऐसा तो नहीं ना, चलो ठीक है। आपने शायद कहने का ये दोनों बात आपके उसमें भी आई होगी, सेल बायो में आती है वैसे, ठीक है। कहीं भी आपको फिर भी रहे कि नहीं सर उधर कुछ है इधर कुछ और है, तो उसको भी अपन क्लियर करेंगे। बढ़े आगे। तो ये एक एप्लीकेशन भी है जहां पर हम साइब्रिड्स भी बना सकते हैं। आप फ्यूजन करके साइब्रिड बनाओ, साइब्रिड को हम कल्चर करेंगे और कल्चर करके हमारा हाइब्रिड तैयार है, जिस तरीके से प्रोटोप्लास्ट से किया। क्लियर है बात। फोर्थ एप्लीकेशन पे आते हैं, इन विट्रो, सॉरी इसको अपन कहेंगे अपन यहां पर इन सीटू, सॉरी जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन। जब ये आगे ब्रीडिंग में बताऊंगा, फिर भी उसकी हल्की सी बात याद दिला देता हूं, आपकी जानी पहचानी जेट लेवल से आपने एक बात पढ़ी है उसी को याद दिलाता हूं। देखो ध्यान से थोड़ा समझ लेते हैं। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्या होता है हम पूरा आगे पढ़ेंगे। आपने जो पढ़ा वही याद दिलाता हूं। इन सिटू और एक्स सिटू आपने सुना है। इन सिटू में हम नेचुरल पार्क, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, ऐसे हम पढ़ लेते हैं। एक्स सिटू में हम बढ़ते हैं। देखो सबसे बढ़िया बात ब्रीडिंग में पढ़ाऊंगा तब भी वही चीज बोलूंगा, आज भी वही बोलूंगा, जिसके नाम में बैंक हो, जिसके नाम में कल्चर हो। बैंक आर्टिफिशियल जगह हो जाती है, कल्चर लैब में होता है, जो भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। तो आपका इन सिटू नेचुरल हैबिटेट में होता है और एक्स सिटू अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि कहीं नेचुरल हैबिटेट से दूर होगा। तो कुल मिलाकर जिनके भी नाम में क्या हुआ कल्चर, या जिनके भी नाम में बैंक, आंख बंद करके ऑप्शन में आ जाए एक्स सिटू लगाना है। जिनके नाम कोई सा ही बैंक हो, सुना नाम ध्यान से, इन्हीं के बैंक की जगह फिर कल्चर लग जाए। सीड बैंक, जीन बैंक, डीएनए बैंक, पोलन बैंक, क्लोनल बैंक, ठीक है, मेरिस्टेम बैंक, जिनके भी नाम में बैंक लगा सकते हो वो सारा। ब्लड बैंक मत लिख देना बीच में, वो अलग चीज है, ठीक है। कोई आप एसबीआई बैंक मत लिख देना, वो चीज अलग होगी। तो नाम में बैंक, और हमारा टिश्यू कल्चर जो है ये भी जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन में काम आ रहा है। कई स्पीसीज, एग्जांपल प्रैक्टिकली लेते हैं, कई स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट होने जैसी है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उनके डीएनए को हमने उसी टाइम संभाल लिया था। आज उन डीएनए से हम उस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो उस डीएनए जो कि उस सेल की फॉर्म में, एटलीस्ट कंप्लीट सेल तो चाहिए, तो उस डीएनए को हमने स्टोर कर रखा होगा, हमने कहीं मेरिस्टेम को कर रखा होगा, कहीं टिश्यू को कर रखा होगा सेल, उनको कल्चर कर लो, प्लांट तैयार कर लेंगे हमारी इस टेक्नोलॉजी से। तो कुल मिला के अब नाम में कल्चर भी लगा दो, सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, जितने भी टाइम हमने पढ़े, एम्ब्रियो कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सारे कल्चर भी किस में आते हैं, एक्स सिटू। तो एक्स सिटू के लगभग सारे एग्जाम्पल, कुछ और होंगे जो आपको आगे बताएंगे। क्लियर है बात। तो जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन में हम टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं, स्पेशली एक्स सिटू में। ये पूरी बात मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ाऊंगा, जिसमें एक भी लाइन नहीं लिखा रहा, ठीक है। फिफ्थ लास्ट एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर की, जिसको अपन यहां पर बोलेंगे कि माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन, दो लाइन लिख रहा हूं, आप मेरे साथ नोट करें, दोनों को समझा देता हूं, इसके डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्या है ध्यान से देखते हैं।
टिंसल एंड विप्लैश फ्लैजिला के टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछते हैं तो मैंने नहीं बताई है, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, बाइफ्लैजिलेट कंडीशन होती है जूस पोर में, वहां पे बता रखा है, बट टाइप अपन ने नहीं बताते अपन ज्यादा। अपना एग्रीकल्चर अथाह है, अथाह क्या कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्ञान की कभी सीमा नहीं है। लोग रिटायरमेंट के बाद ज्ञान लेने जाते हैं, ठीक है ना, कि यार कहाँ गए, सत्संग में गए। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, पर ज्ञान उतना ही ले जितना अपने काम का हो, ठीक है। नहीं तो फिर वो सबको अपन ज्ञान बांटते फिरेंगे, तो वो नहीं करना है। कर लिया नोट सबने? कोई बात नहीं। देखो स्वाभाविक सी बात है कि अब मैं कोई चीज मैं नहीं बताऊंगा, वो हार्ड क्वेश्चन बन के आ सकती है, बट वो एक क्वेश्चन के पीछे हम हमारे 9 क्वेश्चन खराब नहीं करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। हम उस एक में उलझ रहे हैं ना, बाकी 9 को ही भूल जाए तो क्या काम का, ठीक है। कर लिया नोट सबने? देखो ध्यान से क्या होता है माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। कल किसी ने पूछा भी था तो वो बात इसके अंदर पूरी लिख के अपन ने क्लियर कर दी और अच्छे से, कि माइक्रो प्रोपगेशन क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है क्या, तो मैंने कल उसको टेक्निकली बताया भी था, तो आता भी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो हो रहा है उस हिसाब से। तो रैपिड, ये बहुत कई बार बोलते थे, या तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन मतलब रिप्रोडक्शन ही हुआ। यहाँ पर रिप्रोडक्शन हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर कोई कुल मिला के हम सीधा कल्चर कर रहे हैं। कल्चर भी इसलिए कर रहे हैं हमें संख्या ही बढ़ानी है प्लांट्स, 1000 सेल्स 1000 प्लांट तैयार, 2000 सेल्स 2000 प्लांट तैयार। तो सीधा सा रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स यूजिंग टिश्यू कल्चर। स्पेशली इसको यूज करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स में और फ्रूट क्रॉप्स में, ठीक है। ऑर्नामेंटल में और ज्यादा इनको यूज फ्रूट ट्रीज में, स्पेशली जो ट्रीज वाले प्लांट्स है उनमें इसको यूज कर लेते हैं। ऑर्नामेंटल में इसलिए क्योंकि उनमें फ्लावर्स हैं, लेकिन कई बार उनको अपन क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई हमको बहुत नंबर्स में करना होता है, तो हम इसके लिए यूज कर लेते हैं। सीधी सी डेफिनेशन हमारे काम की ज्यादा ये वाली है, रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन यूजिंग टिश्यू कल्चर। दूसरा इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स। अभी मैंने बोला 1000 सेल 1000 प्लांट तैयार, 2000 सेल 2000 प्लांट, जितनी सेल्स की कमी नहीं है प्लांट्स के अंदर, अनाप शनाप सेल्स है, तो हर एक सेल एक प्लांट बना सकती है। तो ऐसा भी बोल दे कौन सी प्रोसेस कौन से टेक्निक से हम हजारों प्लांट्स बना सकते हैं, नाम ही है माइक्रो प्रोपगेशन। सबसे छोटे तरीके से प्रोपगेशन करने का तरीका। कर लो नोट, ये कर लिया तो नोट सबने? बढ़े आगे? अब किसी को कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे? ये था अपना टिश्यू। किसी ने कोई पढ़ा, कोई और बात पहले पढ़ी नहीं पढ़ी? हाँ क्या? पीएच किसकी? कल्चर मीडिया की। अब डिटेल इतनी में एक एक पीएच पे उस पे मैं जनरली नहीं बताते पर, और क्वेश्चंस का जो अभी तक का पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड में मुझे पूछा है क्या कहीं? शायद मुझे नहीं मिला होगा। मैंने वही कहा ज्ञान, देखो मैं गूगल तो हूं नहीं कि सारी बात बता सकता हूं, फिर भी आपने पूछा है तो कहीं ना कहीं से आपको जो उसका सटीक आंसर होगा आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं आगे। आगे आते हैं अपन, बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट था टिश्यू कल्चर वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आएंगे हम दूसरे पार्ट की तरफ जिससे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो क्या है देखते हैं। थाउजेंड्स मीन्स थाउजेंड्स मीन हजारों। अब ध्यान से इधर देखें, इस चीज को समझने के बाद अपन कुछ लिखेंगे, ठीक है। क्या है ये चीज, इसको थोड़ी सी देर आपको ध्यान इधर देना पड़ेगा। बहुत आसान सी चीज है और इसके बिना हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अधूरा है, समझ ही नहीं पाएंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन के लेवल पे इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है हेर फेर करना, इधर उधर कुछ, सीधा सीधा मैनिपुलेशन यानी कि चेंजेस करना। इंजीनियरिंग क्या करते हैं, नट बोल्ट इधर से उधर करने के दिमाग में वही आता है अपने। तो यहां पर हम जीन के लेवल पे करने वाले हैं। जीन अलग से कुछ नहीं था, मैंने आपको बोला था पार्ट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। तो जीन की जगह कई बार डीएनए लिखा हो सकता है, ठीक है। क्या चीज है समझते हैं। सबसे आसान एग्जांपल हम जो जानते हैं कि बायोटेक्निक को 2 पार्ट में टिश्यू कल्चर, उसका अब इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये कहां काम आएगा बताएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां पर आपने पढ़ रखा है, सबसे फेमस एग्जांपल बीटी कॉटन, जो पढ़ा जो जानते हैं वहीं से शुरू करें। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन जो है आपका, जहां पर पूरी बात डिटेल में आगे मैं बताऊंगा। तो बैसिलस थोरेंजिसिस बैक्टीरिया है, उससे जीन हमने ऑब्टेन किया।
तीन तरीके के जीन हमने बात करें, क्राई1ac, क्राई2ab, VIP3A, अलग अलग तरीके के जीन्स हैं जो बॉलवर्म रेजिस्टेंट है। बॉलवर्म आप जानते ही हो, अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म आप जानते ही हो, साइंटिफिक नेम भी आप जानते हो, जो मेरे को शायद याद, मैं कभी कभी मैं भूल जाऊं पर आपको याद है क्योंकि आप एंडो पढ़ रहे हो। तो बॉलवर्म्स के लिए रेजिस्टेंट है, और भी चीजों के लिए, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलेप्टेरा, तीनों के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। वैसे आपने वो भी पढ़ा होगा कभी, मैं आगे पूरा इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बता रहा हूं किस जो सोर्स है जहां से जीन को लाया गया, वो एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की उस स्पीसीज का नाम बैसिलस थुरिंजिसिस, ठीक है। अब उससे हम जीन लेके आए और हमने ट्रांसफर किया कॉटन की सेल में, अमेरिकन कॉटन की सेल के अंदर, गोसिपियम हिर्सुटम में, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं करा, उसको करने का तरीका है, ऐसा नहीं है जीन उठाएं डायरेक्ट ट्रांसफर हो गए। जीन आपको किसी न किसी तरीके से, उसको कुल मिला के कहते हैं वेक्टर की हेल्प से, विदाउट वेक्टर वाले भी कुछ तरीके हम पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो हमारी बायोटेक में वेक्टर यूज होता है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया, ठीक है। हम उसे कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जहां पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है, उसका प्लाज्मिड, आपको कंफ्यूजन दूर करना है कि कहीं दिमाग में जाए बैसिलस थुरिंजिसिस का प्लाज्मिड क्या, नहीं। जो हमारा वेक्टर के तौर पे सबसे फेमस बैक्टीरिया जो यूज होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को ऐसा भी बोलते हैं नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम नेचर में जो करता है वो ये बैक्टीरिया करता है, प्लांट्स में स्पेशली इसका यूज है। अब ये क्या होता है, बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल अलग से डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। जिन्होंने पैथो पढ़ ली उन्होंने पूरी बात बैक्टीरिया की हमने पढ़ा रखी है, तो वो उनको अच्छे से पता है। प्लाज्मिड जो है वो जेनेटिक डीएनए उस बैक्टीरिया का, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो डायरेक्टली बैक्टीरिया में है नहीं है, बैक्टीरिया को ज्यादा असर नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ये कभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। तो ये प्लाज्मिड जो है ये बायोटेक में काम आ जाता है। इस प्लाज्मिड को हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से बाहर निकालते हैं, इसमें कट लगाते हैं, कट लगा के जगह बचेगी वहां पर हम उस बैसिलस थुरिंजिसिस से बैक्टीरिया से क्राई1ac वाला जीन लाके इस प्लाज्मिड में डालेंगे, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब दो डीएनए को आपने क्या करा, साइकिल की रिंग है, उस रिंग को काटा, खोला, उसमें एक टुकड़ा और फंसा के वापस से वेल्डिंग कर दिया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। तो हमारा यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे बन जाता है, वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर ट्रांसफर किया जाता है आपके उस बैक्टीरिया में ताकि मल्टीप्लाई हो जाए, फाइनली आपकी होस्ट सेल यानी कि उस कॉटन के अंदर, ठीक है। वो पूरी बात है आगे, फिलहाल इस चीज को अपन देखते हैं, थोड़ा सा यहां से क्लियर होगा। जो बात मैंने बोली ये है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया, जिसका प्लाज्मिड हमें यूज करना है, इसीलिए इसको लेके आए। दूसरा ये आपका बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक डीएनए जो हर बैक्टीरिया में होगा ही होगा। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, फ्री नेकेड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। बोले सर ये सर्कुलर है, सर्कुलर का मतलब गोल होना नहीं है, सर्कुलर का मतलब यहां से शुरू होकर घूम फिर के वापस यहीं आ गया, तो ये देखो सर्कुलर, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा जो है वो रिंग फॉर्म में दिख रहा है, ये है हमारा प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का प्लाज्मिड है, तो इसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? टीआई प्लाज्मिड, जिसका पूरा नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग तो क्या है, और आगे बात आएगी प्लाज्मिड को अपन अच्छे से आगे बात करेंगे, फिलहाल इस डायग्राम से समझ के आगे बढ़ना है। प्लाज्मिड हमने यहां पे लिया, अब आपको क्या करना है, इसमें ये एक कुछ पार्ट ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं टी डीएनए। क्या है? टी डीएनए, जिससे कहते हैं ट्रांसफर डीएनए। क्या बोलते हैं? ये वो पार्ट है प्लाज्मिड में, हर जगह हम हमारा जीन इंसर्ट नहीं कर सकते, यही पार्ट है जिसको हम कट करके और हमारा जीन यहां पर इंसर्ट करेंगे, जो इस तरीके से ब्लैक कलर डाल दिए ये। तो हम ये टीआई प्लाज्मिड लिया। अच्छा, कभी भी डीएनए को काटना है, अलग अलग तरीके के एंजाइम में भी आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा? जिसका एक और नाम, जिसको फेमस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, मॉलिक्यूलर सीजर। बायोटेक में, जेनेटिक्स में कैंची की तरह जिसको यूज कर सकते हैं डीएनए को काटने के लिए, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जब भी क्वेश्चन आएगा, इसी का नाम। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जिस एंजाइम से आप इस टीआई प्लाज्मिड को काटोगे,
उसी सेम एंजाइम से आपको आपका जीन काट के लाना है, जहां से भी लेके आओ। हम बीटी कोटन में कहां से लेके आए थे? बेसिलस। तो फॉरेन डीएनए इज कट बाय द सेम एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इधर था, उसी से इसको भी कट करके लाए। कट करके लाएंगे, ये वाला पार्ट कट करके लाए, ये आपने प्लाज्मेट निकाल रखा है, दोनों को लाके जोड़ा, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मेट। यहां तक किसी को डाउट? रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड हमने बनाया, इसको दोबारा उसी बैक्टीरिया में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस में हमने इंसर्ट कर दिया। ये उस किसी और सेल का था नहीं, जहां है उसी बैक्टीरिया में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। इसको फिर अंदर गया, फिर अपन अलग अलग तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पीसीआर का भी यूज करते हैं। फिर क्या करा? द प्लाज्मिड रीइंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम, द बैक्टीरियम इज यूज्ड टू इंसर्ट द टीडीएनए कैरिंग फॉरेन जीन इनटू द क्रोमोसोम ऑफ प्लांट सेल। अब इस बैक्टीरियम को उस जीन के साथ आप ट्रांसफर करना है हमारे उस प्लांट सेल के अंदर, और फाइनली उससे हम टिश्यू कल्चर में प्लांट्स बना देंगे। और ये हमारा प्लांट जो बना, इसमें हमको जो जीन डालना था वो डल चुका था, और प्लांट बनके तैयार। कुछ भी बात समझ में आई? यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम पूरा बात करेंगे। इसके स्टेप्स, एंजाइम्स, सारी बात एक एक करके करेंगे। इसके नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट, ये यहीं से नाम उठा, क्योंकि बिना रिकॉम्बिनेंट के हम यहां पर नहीं बना पाएंगे। क्लियर है बात? तो अब अपन डेफिनेशन से बात शुरू करते हैं। डायग्राम दोबारा आएगा, फिलहाल अपन इसकी आगे की बात लेते हैं। तो यहां पर हेडिंग ले लेते हैं, आप मेरे साथ नोट कर सकते हो। फिलहाल एक दो चीजें लिख रहा हूं, आप नोट करें। इसे हम डीएनए स्प्लाइसिंग या जीन स्प्लाइसिंग भी कह सकते हैं। ये इनके अलग से नाम है जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। फेमस नाम ऊपर ही दो आ चुके हैं। दो तरीके की डेफिनेशन यहां पर लिख देते हैं। नोट करें, दूसरी वाली डेफिनेशन ज्यादा फेमस है। हो गया नोट? क्या? कैसे?
डिजायर्ड जीन को हम, तो सेक्सुअल तो जनरली हो ही रहा है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स में हो ही रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही रहा है, तो क्या हमारा डिजायर्ड जीन कैसे ट्रांसफर होगा क्रॉस पॉलिनेशन से सेल्फ पॉलिनेशन, बताओ। एक प्लांट मेज की क्रॉप लगी हुई फील्ड में, मेज ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेशन होता रहता है, तो हम चाह रहे वही जीन कैसे ट्रांसफर होगा, वो हम हाइब्रिड में करते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आप कैसे कर रहे हो उसी चीज पर अपन आएंगे, मैनिपुलेशन कैसे होगा। हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, आपका जो डाउट और अच्छे से लाते हैं उसको क्लियर करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, हमने एक प्लांट से दूसरा प्लांट नहीं बोला, आपको याद हो तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्टली जीन्स माइक्रोब से लाते हैं ना, माइक्रोब से, बैक्टीरिया से ले आते हैं, हम किसी एनिमल से भी ले आते हैं, जो कि हमारे सेक्सुअल मेथड में पॉसिबल है, पॉसिबल दो, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मेज की दो वेराइटी में क्रॉस कर लोगे, दो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस कर लोगे, दो अलग अलग, क्या प्लांट और एनिमल में क्रॉसिंग पॉसिबल है क्या, तो सेक्सुअल मेथड उस केस में फेल है। तो हम स्पेशली काम कब करते हैं, जब हमें जीन्स मोस्टली कहां से लाता हूं, हम बार बार बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अभी मैंने बोला था आपको यहाँ पर बैसिलस थोरेंजिसिस बैसिलस, हम माइक्रोब से जीन ऑब्टेन कर रहे हैं इसलिए। तो कुल मिला के पहला हमने कहा टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच डिजायर्ड मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स परफॉर्म, ठीक है, हमने कहीं लिखा नहीं, लेकिन हमारा वेल अंडरस्टूड है, माइक्रोब सबसे ज्यादा यूज होते हैं, हम माइक्रोब इसलिए नहीं लिखते, हम कई बार प्लांट से भी लाते हैं, हम कई बार इवन फंजाई से ले लेते हैं, कई बार हम इवन एनिमल से, फिश से भी जीन ले रखा है हमने, ठीक है, तो इसलिए। दूसरा बोला ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड और फॉरेन डीएनए और जीन, डीएनए भी लिख सकता है, जीन भी लिख सकता है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अभी हम बीटी कॉटन की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म था बैसिलस थोरेंजिसिस, दूसरा था कॉटन, ये वहां से वहां पहुंचाने का तरीका, ऑर्गेनिज्म मींस जीव, नॉट प्लांट, सारे ही आ गए उसमें, माइक्रोब हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, किसी से भी जीन आप ले सकते हो, क्लियर है बात, बढ़े आगे। चार इसके स्टेप्स हैं वो लिख देता हूं, उसके बाद उससे आगे की बात अगली क्लास में समझेंगे, उस स्टेप्स को देख लेते हैं क्योंकि डायग्राम हमने समझ लिया। तो स्टेप्स ऑफ आरडीटी, हम स्टेप्स के नाम लिखे आप, स्टेप्स ऑफ आरडीटी, आरडीटी मतलब बार बार ध्यान में जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। यहां पर डिजायर्ड और फॉरेन वर्ड आ रहा है, फॉरेन दूसरी स्पीसीज का है और डिजायर्ड हमारे काम का, इसलिए दोनों वर्ड कोई भी यूज हो सकते हैं। जो उस डायग्राम में हमने बात बोली उसी को स्टेप लिख रहे हैं हम जस्ट।
कॉन्सेप्ट जो हमने समझा वो लिखा है, इसमें कोई स्टेप्स रटने की नहीं है, बट जो हमने उसको समझा उस चीज को अपने को कुछ स्टेप्स के फॉर्म में लिखा है। क्या प्रोसीजर फॉलो होता है वो हमें ध्यान रहेगा। कर लिया नोट सबने? 2 मिनट इधर ध्यान से देख लो, फिर बैग पैक करो आराम से, मेरी तरफ से फ्री हो। ठीक है, क्या किया अपन ने वही चीज देखना। देखो एक वर्ड बार बार रहा था, मैं एक बार और क्लियर कर दूं, डिजायर्ड, क्योंकि हमारे काम का हिंदी में कहते हैं वांछनीय, हमारे काम का जीने वर्ड्स को डालना। दूसरी बात फॉरेन, उसी स्पीसीज का होता तो फिर हमें डालने की जरूरत ही कहां थी। तो फॉरेन मतलब दूसरी स्पीसीज का, इसलिए ये दोनों नाम यूज होते हैं। डीएनए भी लिखेगा, कई बार जीन भी लिखेगा, तो दोनों हमारे लिए सेम बात है। तो सबसे पहले तो आपको उस जीन को आइसोलेट करना है। कहां से लाओगे वो, उसको आइसोलेट करके लाओ। उसको फिर हम डिजायर, कुल मिलाकर डिजायर जीन को वहां से कट करके निकालना होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कौन सा रेस्ट्रिक्शन क्या यूज करना वो बताएंगे, तो उसको कट करके निकालेंगे। फिर उसको जोड़ेंगे हम प्लाज्मिड के साथ, तो हम बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें उसी बैक्टीरिया में डालते हुए दोबारा हमें मेन होस्ट सेल में पहुंचाना। मेन होस्ट सेल हमारी क्रॉप है, उसमें पहुंचाएंगे। और हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट। ट्रांसजेनिक एनिमल भी होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट भी होता है, जिन्हें हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में समझेंगे। ओके, थैंक यू।